आइए, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो हैं, एक है बोन और एक है कार्टिलेज। देखो बोन जो होती है ये काफी हार्ड होती है ना, जबकि ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हमारे पास ये बोन है, ये ह्यूमरस रेडियसल्ला, ठीक है, एपेंड क्या बोलते हैं इसको, भूल गया नाम। ये रिब्स वाली बोन है, तो इनको आप दबा करके देखोगे तो दबेगा नहीं, है ना, ना ही ये बोन ऐसे करके ऐसे हिलाओगे तो हिलेगी भी नहीं। लेकिन ये कान को पकड़ो, कान का तो पराठा बना दूं मैं पूरा। ये भी एक बोन है, लेकिन ये सॉफ्ट वाली है, फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या है हमारे पास, कार्टिलेज। ऐसे यहाँ ये नाक के बीच में जो ये जो मीसेंथेमोइड सेप्टम होता है, इसको भी हिला सकते हो आप यू करके, ये भी कौन सा है, कार्टिलेज। तो दो तरह की बोन होती है हमारे पास, एक तो मतलब बोन और दूसरा क्या होता है, कार्टिलेज। ये हार्ड है तो ये फ्लेक्सिबल। तो इसमें लिखिए इट फॉर्म्स द स्केलेटन, बोन में लिखिए इट फॉर्म्स द स्केलेटन that supports the body, it is made up of calcium and phosphate and phosphorus. It is made up of calcium and phosphorus mainly. Calcium and phosphorus. It is made up of protein and sugars. अब मैं ये क्या लिखा हूं कि बोन कहां कहां मिलती है, लिखा सकता हूं, पूरी बॉडी में है, ठीक है, और ये लिखा सकते हैं कार्टिलेज। लिखिए प्रेजेंट इन नोज, ये रही शुगर और प्रोटीन, ईयर और वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिंग्स, ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, वहां भी बोन्स होती हैं। और इसमें जो प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन का भी एक नाम है, कॉन्ड्रिन है सिलेबस में, हाँ, प्रोटीन मिलता है इसमें कॉन्ड्रिन, जिस प्रोटीन से मिलकर के बनती है उस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन। दैट इज वाई लिखना प्रोटीन फाउंड इन कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिन, द प्रोटीन found in cartilage is chondrin. That is why we can bend a cartilage. ठीक है, इसीलिए आप इसको मूव कर सकते हो। तो यही है हमारे पास बोन के लिए, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। आइए अगला कौन सा है, फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, ब्लड और लिम्फ, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो नोट्स भेजे बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने कोशिश करी, उसमें हर तरह का डायग्राम मैंने डाला हुआ है। फ्लूइड में हमारे पास दो तरह का फ्लूइड है, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। लिखिए इसको, वैसे लिम्फ एनसीईआरटी में नहीं दिया है, देखना एक बार, एनसीईआरटी में दे रखा है लिम्फ, शायद नहीं दे रखा। ब्लड पता है आपका, फ्लोज इन ब्लड कैपिलरीज, जबकि ये लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ कैपिलरीज। ये शायद 10th क्लास में पढ़ोगे आप लिम्फ, है ना, ठीक है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लिखाता चलता हूं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आइए, ब्लड में क्या क्या मिलता है, इधर देखिए, ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ये आपका कलरलेस पार्ट होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेल्स वाला पार्ट,
इसमें हमारे पास 3 तरह की सेल्स मिलती हैं। एक होती है रेड ब्लड सेल, एक होती है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलता है। लिखिए आरबीसी कंटेन अ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। आप जो इधर देखना, आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो ट्रेकिया से जाती है, जिसको आप विंड पाइप कहते हो। ट्रेकिया से जाकर के ये लंग्स में जाती है। लंग्स में होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो एल्वियोलाई। यहां पे ऑक्सीजन आती है, फिर ये ऑक्सीजन जैसे यहां से जो ब्लड निकलता है, ये ऑक्सीजन यहां इस ब्लड में आती है। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी से बताते हैं। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। तो इसका मेन काम होता है इट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इधर आइए, डब्ल्यूबीसी ये क्या करती है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। हमारे पास डब्ल्यूबीसी भी 3 टाइप की होती है ना? उसमें एक होता है किलर वाली, जो बैक्टीरिया को वायरस को मारती है। एक होती है मेमोरी वाली, जो याद रख लेती है कि इसको कैसे मारा गया था। ठीक है, एक वो जो इन दोनों को सिक्रेट करती है। ठीक है, ठीक है, बी सेल टी सेल करके बहुत सारी नाम है। तो बेसिकली ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, ये हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बैक्टीरिया को मारती है। ठीक है, तो कह सकते हो किल्स बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपकी कहीं पर भी, सपोज करो ये हाथ की बात कर रहा हूं, हाथ में एक ब्लड वेसल जा रही है, यहां से हाथ कट गया, थोड़ा सा कीड़ा लग गया, तो यहां से ब्लड बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो इस ब्लड के अंदर प्लेटलेट होती है, उनको पता लग जाता है कि यहां से लीक हो रहा है, तो प्लेटलेट यहां पे भाग करके आती है और यहां पे जाल बना देती है इस तरह से। और इस जाल को इतना टाइट बनाया जाता है कि यहां से कोई भी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं जा पाती। तो ये ब्लड की इस जाल को हम बोलते हैं क्लोटिंग। लग जाती है, रेड रेड जम जाता है ना, वो क्लोटिंग होती है। अब वो रेड वाला हटा दोगे तो ब्लड फिर से निकलता है। तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। प्लाज्मा आपका कलरलेस, हाँ प्रोटीन, ठीक है, बना लीजिए। आरबीसी में कंटेन ए रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी में किल्स बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्लेटलेट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। हार्मोन, जो आपकी ग्लैंड हार्मोन बनाती है, वो शुगर, ठीक है, गैसेस, सारी चीजें ब्लड ही तो ले जाता है, और कौन ले जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी से जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लिम्फ में क्या क्या होता है? लिम्फ कंटेन प्लाज्मा लाइक लिक्विड
नो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, लेस प्रोटीन, ये सब होता है इसमें। कैरी न्यूट्रिएंट्स या इट एब्जॉर्ब्स, ये कई सारे काम करता है ना। कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड किल्स बैक्टीरिया। लिम्फ कलरलेस होता है ना, प्लाज्मा लाइक कलरलेस लिक्विड, प्लाज्मा लाइक कलरलेस लिक्विड, लेस प्रोटीन एंड मोर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत सारी होती है इसके पास, तो वही है बैक्टीरिया का किल करेगा। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं इसका कि कैसे कैसे ये बहता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, आंखों में पिक्चर बन जाएगी। देखिए, सपोज करो ये हमारी सेल्स हैं, है ना, और यहां से हमारे पास ब्लड वेसल आ रही है। ब्लड वेसल जैसे आर्टरी है, वेन है, और ये बटना शुरू करती है इस तरह से। हाँ, इधर देखिए, ये रेड वाली सारी की सारी ब्लड वेसल से इसमें सारा क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। पहले देखो, इधर देख लो, सिर्फ आपको याद रहे इसलिए बना रहा हूं। ये सारा ब्लड है, ब्लड ओपन तो जाता नहीं है। इसी ब्लड से कार्बन डाइऑक्सीजन जो है वो सेल्स को मिलती है, यहां पे रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें डाल दी जाती है। बट इन सेल्स के बीच में और भी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं इस तरह से। इस तरह से ऐसे मान लो, इन कैपिलरीज में कौन बहता है, लिम्फ। तो लिम्फ इस तरह से बहता है और ब्लड इस तरह से बहता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया इसमें लग जाएगा। तो ब्लड से निकलता है। हाँ, निकलता नहीं, ये अलग ही तरह की चीज है, ये मान लीजिए, बट ये कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल से। इनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ सिलेबस में नहीं है वैसे। तो ये सेल्स हैं, सेल्स के आसपास ब्लड भी होता है, और इंटर सेलुलर स्पेसेस में लिम्फ को आप कह सकते हो इंटर स्टीशियल फ्लूइड है, ये एक तरह का। चलिए, आपसे ब्लड ब्लड भी पढ़ लोगे तो भी काफी आपके लिए। आइए आगे चलते हैं। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, लास्ट है ना ये वाला तो। अच्छा, एक नर्वस भी है। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सब रटने वाला मटेरियल। आइए, मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप का होगा हमारे पास। ये एक होता है स्ट्रिएटेड, जिसमें स्टेंशंस होते हैं, मतलब इसमें आपके पास डार्क और वाइट
बैंड्स मिलेंगे, बनाऊंगा तो पता लगेगा। स्ट्रिएटेड, इसको आप कह सकते हो स्केलेटन, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्केलेटन मसल्स, या इसको आप कह सकते हो वॉल्यूंट्री मसल। वॉलंटरी समझते हो, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, जो मेरी मर्जी से चलेगा। ये होते हैं नॉन स्ट्रिएटेड, इसको आप कहते हो स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री। चलो इनवॉलेंट्री तो दोनों ही हैं। और एक होती है हार्ट वाली, कार्डियक मसल्स। ये दोनों ही इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनको हम काबू जिसपे हमारा बस ना चले, जिसपे हमारा बस नहीं चलता, वो होती है। आइए स्ट्रेटेड मसल्स देखिए कैसे कैसे दिखती है शक्ल में। ये देखिए, इसमें इस तरह से बैंड्स होते हैं। इन बैंड को कह रहा था मैं स्ट्रिएशंस। ये और समझिए, इधर देखिए, इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस होते हैं इस तरह से। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, है ना, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पेरिफेरल न्यूक्लियस भी है, तो यानी कि ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसमें आपके पास पेरिफेरल न्यूक्लियस मतलब, पेरिफेरल मतलब सुपरफिशियल, बाहर वाले साइड पर पेरिफेरल न्यूक्लियस मिलते हैं। स्ट्रेट है, अनब्रांच्ड है ये, ठीक है। और ये हमारी वॉलंटरी मतलब अकॉर्डिंग टू आवर विश चलता है, ठीक है। और आप कह सकते हो इसको, और तो इसमें क्या लिखा हूं मैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। और वी कैन कंट्रोल देयर मोशन, सो वॉल्यूंट्री मसल्स है। कहां कहां मिलेगी, हाथ चला सकते हो मर्जी से, तो हमारे हाथ पैरों में मिलेगी, यानी कि लिम्स में मिलेगी। गर्दन घूम सकती है इच्छा से, नेक में मिलेगी। लिम्स में हाथ पैर काउंट कर लिए, गर्दन काउंट होगी। और बताओ क्या चीज चला सकते हो आप, कान, कान हिला सकते हो मर्जी से, ये कुछ का हिलता है कुछ का नहीं हिलता। और फेस, फेस पे मिलेगी ये, है, ठीक है। तो यहां पर ये स्केलेटल मसल्स मिलती है। अब जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, ये कैसी दिखती है, देखना इसको। ठीक है, इसमें किसी भी तरह के स्टेशंस हैं नहीं है। एक न्यूक्लियस है तो मोनोन्यूक्लिएटेड होंगी ये, अच्छा। ये सेल कैसी थी, सिलेंड्रिकल सेल्स थी, जबकि ये स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अपना कंट्रोल नहीं होता है, नॉट इन अंडर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खा लिया, अब आपकी इच्छा है कि आज पचाएंगे नहीं, तो ऐसा हो सकता है क्या,
ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी इंटेस्टाइन में वो अपने आप ही मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो वो कौन सी मसल से हमारे पास? स्मूथ मसल से। कार्डियक कौन सी है? ये भी है, बट ये हार्ट में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो बाकी जहां भी बॉडी के अंदर अपने आप मूवमेंट हो रही है, जो आपकी मर्जी की गुलाम नहीं है, वो सारी कहां से होती है? स्मूथ मसल से होती है। तो ये आपके पास स्टमक इंटेस्टाइन में मिलेगी। वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन अनब्रांच्ड रहेगी है। स्पिंडल मतलब लॉन्ग, लंबी लंबी। वॉल्स ऑफ स्टमक लंग्स में भी मिलेगी आपके पास। ब्रोंकाई, आइरिस समझते हो? आइरिस आंखों के अंदर होता है आइरिस। अगर आप दूर देख रहे हो, पास देख रहे हो, तो आइरिस अपने आप छोटा बड़ा होता रहता है। तो आइरिस में भी मिलता है आइरिस। ब्लड वेसल्स की मसल्स से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यूरेटर्स में, यूरेटर समझते हो? हाँ, किडनी से हाँ जो डक निकलती है उसको आप यूरेटर कहते हो। अब कितना ही पढ़ोगे सर। अच्छा, दे डू नॉट गेट फटीग, है ना? डू नॉट गेट, थकती नहीं है ये। अगर एक बार दब गई तो कितनी भी देर तक दबा के रख लो, समझना। स्मूथ मसल्स है, इसको दबा करके रख लो, थकती नहीं है। अब जैसे मेरा हाथ है, मैंने ये वाली मसल को दबा दिया, यूं करके यूं दबा रहा हूं, टाइट ताकत लगा दी मैंने। अब क्या मैं इसको ज्यादा देर तक ताकत लगा सकता हूं? मैंने यहां की मसल्स दबा रखी है, नहीं। इनको दबा के रखूंगा तो कांटेक्ट हो जाएंगी, बट बहुत देर तक कांटेक्ट आप नहीं रख सकते। इनमें फटीग होने लग जाता है, आपको थकान होने लग जाती है, लैक्टिक एसिड जमना शुरू कर देता है, फिर आपको हाथ खोलना पड़ता है। तो ये वाली थकती नहीं है ना? फटीग्ड, और ये थक जाती है। हार्ट की मसल्स भी थकती है क्या? हाँ, थक जाएंगी तो फिर आपके भी पत्ता कट जाएगा, ये भी। हाँ, ये भी नहीं थकेंगी। कार्डियक मसल्स को देखो, ब्रांच है पहली चीज। ब्रांच, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। अगेन, दिल पे जोर किसी का चलता ही नहीं है, इनवॉलेंट्री है। एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट रिदमिक होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। बनाइए इसका। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस है। जैसे यहां देखो, इसमें देखो कितने सारे न्यूक्लियस थे एक ही सेल में। ये देखो, एक से ज्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड,
एक सेल में एक एक है तो यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें भी स्ट्रिएशंस मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं बैंड्स हैं, इसमें स्ट्रिएशंस मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे बट मिलते तो हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब डार्क एंड डार्क बैंड्स बीच बीच में आपको मिलेंगे। इसमें कहां पे मिलेगी ये कार्डियक? हार्ट में, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हार्ट, डू नॉट गेट फैटीग, थकेगी नहीं, मस्कुलर टिश्यू, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बात है तो पूछ लीजिए, एक बार आराम से ऑब्जर्व करिए, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, कंट्रोल में नहीं है हमारे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, हार्ट की वॉल्स में मिलेगा और थकती नहीं है, ये ब्रांच्ड है। आइए देखिए, आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ले जानी है और बहुत जल्दी जल्दी ले जानी है। सपोज करो कि मेरा हाथ है जो किसी आग के ऊपर पड़ गया है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यह हाथ आग पे पड़ा है? नंबर 1। नंबर 2, यह हाथ हटाना है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो क्या होता है, आप जैसे ही ये आग के ऊपर पड़ा तो यहां पर जो स्किन है, स्किन से अटैच्ड नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स इस सूचना को यहां से वापस ले आएगी, या तो ब्रेन के पास ले जाएगी या स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगी। अगर ये इमरजेंसी वाला काम है कि आप तुरंत हटाना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, लेकिन इमरजेंसी वाला नहीं है तो ये आपके पास ब्रेन के पास जाएगा। तो यहां से इंफॉर्मेशन गई हमारे पास ब्रेन के पास। सपोज करो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं ब्रेन को, जो सबको कंट्रोल करता है। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि हाँ यार ये हाथ है, अब इस हाथ को हटाना है। फिर यहां से डिसाइड करने के बाद में फिर ये नर्व्स, ये इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू वापस आएगी। आने के बाद में हमारे पास स्केलेटन मसल्स को मिलेगी, क्योंकि ये मूव कर सकती है। और इस मसल को बोन से कौन कनेक्ट करके रखेगा? मसल्स को बोन्स खींचेगा तभी तो हाथ खींचेगा। तो ये नर्व्स गई स्केलेटन मसल्स के पास में, स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई। स्केलेटन मसल्स किससे कनेक्टेड थी? बोन से। किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? टेंडन। खोल के देखो, समझिए। क्या लग रहा है? गंजे, कोशिश तो मैंने वही करी बनाने की। देखो समझना, ये स्किन है, स्किन के पास होती है नर्व्स, ये नर्व्स मान लीजिए इस तरह से। नर्व्स के साथ में होगा आपके पास मसल्स। ये नर्व्स ये इंफॉर्मेशन देगी मसल्स को। मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, तो ये इसको खींचेगा। और इस बोन को इस बोन से कनेक्ट करेगा लिगामेंट। कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो मसल्स कौन सी है? स्केलेटन मसल्स, जो हमारी मर्जी पे चलती है। तो ये जाएगा, स्केलेटन से जुड़ी मिलेंगी ये मसल्स, क्योंकि स्केलेटन मसल नाम ही है। ये इसको खींचेगा, ये तब जाके पूरी बोन उठेगी। पूरी बोन हटेगी तो मेरा हाथ हटेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, अच्छा ये भी समझो कि यहां पे आपके पापा बैठे हैं, तो एकदम से आपको हाथ हटाना है, तो ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे हटा दोगे, पापा की मार दोगे, नहीं ना। ये आपके दिमाग की गेम है। हमें कैसे पता लगा, कैसे ये कोऑर्डिनेशन हुआ कि हाथ से यहीं तक जाना है? सपोज करो किसी ने बॉल फेंकी और मुझे कैच करना है, तो हाथ कहां ले जाना है? ये कोऑर्डिनेशन कहां से हो रहा है? नर्वस सिस्टम।
तो जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम। जितने भी इंफॉर्मेशन है, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन है, सब लाने ले जाने का काम किसका है? नर्वस टिश्यू का। लिखिए इसमें, ठीक है। इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल्स आर able to perceive and respond to any change in environment. ब्रेन हमारा नर्वस टिश्यू का एग्जांपल है। परसीव एंड रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। एंड ऑल ओवर द बॉडी मिलेगी नर्व्स। अब ये जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स टिश्यू किससे मिलकर के बनता है? हाँ, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, और इन्हीं नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। आइए अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखिए कैसी होती है। 10th में भी यही है आपके पास। आइए, न्यूरॉन में कई तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो कि सेंसेशन को एक्सेप्ट करती हैं। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइड्स। एक डेंड्राइट बहुत लंबा हो जाता है जिसको आप कहते हो एक्सोन। और ये पूरा जो इसका सर है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसका एक और नाम है साइटोन। यहां पे होता है हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स नहीं होते, निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म सॉरी ये वाला पार्ट होता है नर्व एंडिंग कहलाता है। देखिए, समझिए कि ये मेरी जो स्किन है, इस स्किन के पास में इस तरह से न्यूरॉन्स है काफी सारे। अगर यहां पे मुझे कोई भी गर्म लगा तो इस बात की सूचना स्किन के पास जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि एडिपोज टिश्यू है, फैट वाला है, फैट गर्मी को ट्रांसफर नहीं करने देता। और इस बात की सूचना ये डेंड्राइट्स को मिल जाएगी कि भाई गरम गरम लग रहा है। ये बात की सूचना यहां आएगी और यहां पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। प्लस माइनस कुछ जनरेट होता है। उस प्लस माइनस की फॉर्म में ये जो सिग्नल है जिसको हम इंपल्स कहते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ता है, डेंड्राइट तक जाता है। ये जो प्लस माइनस से लीक ना हो जाए इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है इस तरह से। क्या बोलते हो इसको आप? माइलिन शीट। और जहां पर माइलिन शीट नहीं मिलती उसको हम बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर, बट वो क्या ही लिखोगे आप, छोड़ो। और फिर ये पहुंचता है नर्व एंडिंग तक। यहां भी आपको माइलिन शीट मिलती है। फिर ये पहुंचता है नर्व एंडिंग पर, फिर यहां से दूसरी नर्व कनेक्टेड होती है, उसको मिल जाता है।
फिर तीसरी नर्व को देती है। तो एक नर्व इस तरह से चलती है, खत्म होती है, फिर दूसरी चलती है, खत्म होती है, चलती है, खत्म होती है। तो यहां से जाता है, दूसरी को मिलता है, फिर दूसरी को मिलता है। इस तरह से नर्व्स काफी ज्यादा स्पीड में इंफॉर्मेशन को लाती और ले जाती है। बेटा एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, वरना ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा बिना एनसीईआरटी के पढ़े। रजिस्टर सामने रखना, नोट सामने रखना, एनसीईआरटी सामने रखना, और अपनी तरफ से भी चार्ट्स बनाने की कोशिश करना। ये चार्ट से ही याद कर पाओगे। मैंने भी चार्ट बनाए, कितने सारे बनाए चार्ट। देखो मेरी बात सुनो, आप दो जगह हैं, एक एनसीईआरटी से पढ़ो, एक रिफ्रेशर से पढ़ो। एनसीईआरटी में ही इतना माल है कि आपको वही नहीं याद होगा, तो रिफ्रेशर से वो उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी पूरी याद हो जाए, उसके बाद में आप रिफ्रेशर की तरफ जाना, वरना रिफ्रेशर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें पढ़ाने लायक बहुत सारी चीजें हैं। टिश्यू हम 12th में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके आगे की क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। जो मेडिकल में एमबीबीएस करते हैं उनको भी टिश्यू पढ़ाया जाता है। अब आपको वहां तक थोड़ा ना पहुंचना है। तो सबसे पहला काम है कि एनसीईआरटी और मेरे नोट्स में जितनी चीजें दे रखी हैं, सबके आप चार्ट बना बना के, डायग्राम बना बना करके याद कर लो। उसके बाद में कोई और दूसरी बुक खोलना अगर मन है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है, ज्यादा स्कूल का रजिस्टर आप खोल सकते हो जो मैडम ने लिखवाया है। ठीक है, तो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके हम डाउट्स एक बार डिस्कस कर लेंगे। पूरा मेमोरी बोर्ड से याद रह गया तो याद है, नहीं तो फिर खत्म है।